अस्सलामुअलैकुम। तो भाई आज का चैप्टर जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और अगर ये चैप्टर आप अच्छी तरह से पढ़ लेते हो ना तो हो सकता है कि आप जीतो पाकिस्तान में बाइक भी जीत जाओ। अब आप बोलोगे कैसे? देखो भाई, इस तरह के सवालात जो है वो जीतो पाकिस्तान में भी पूछे जा रहे होते हैं कि पाकिस्तान का नाम किसने सजेस्ट किया था या किसने रखा था, इस तरह से ना। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और आज से हमारी जो है वो क्लास फर्स्ट ईयर की जो इंग्लिश है वो स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, सबसे पहले एंड में मैं आपको क्या कराऊंगा कि सारे चैप्टर्स कंप्लीट करा दूंगा जितने भी हैं, और उनकी जो एक्सरसाइजेस हैं वो करा दूंगा। उसके बाद फिर ग्रामर करा दूंगा। ठीक है, तो ताकि आपकी पूरी अच्छी सी तैयारी हो जाए, आपको जो है वो सॉल्व भी वगैरह भी मिल जाए। तो अगर आप ग्रुप में ऐड नहीं हो तो ग्रुप में ऐड हो जाना, वहाँ पर आप लोगों को मुख्तलिफ मटेरियल, तमाम सब्जेक्ट के नोट्स वगैरह मिलते रहेंगे। ठीक है, उसका मैं डिटेल्स आपको आगे दे दूँगा। अच्छा, अब यहाँ पर आ जाओ कि हमारे चैप्टर में है क्या। देखो यहाँ पर जो ये मैंने 9 पॉइंट्स लिखे हैं ना, अगर आप ये लिख लेते हो अपने पास तो समझ लो ये चैप्टर आपको ऐसा समझ में आ जाएगा, ऐसा आपके जहन में बैठ जाएगा कि फिर आपको कोई ये भुला नहीं सकता। जैसे ही कुछ जिक्र होगा तो आपको फ़ौरन समझ में आ जाएगी कि हाँ, इस बात को कहा जा रहा है। तो आज का चैप्टर इंपॉर्टेंट है क्योंकि भाई पहला चैप्टर आपको पता है पेपरों में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस इसमें आ जाते हैं। यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपका टाइम लूँगा और उसके बाद फिर लेक्चर को कंटिन्यू करूँगा। तो देखो भाई, अगर आप ग्रुप में ऐड होना चाहते हो तो ग्रुप की फ़ीस है 1500। ठीक है, ये सालाना फ़ीस है। इसमें आपको टेस्ट सेशन, लाइव सेशन, लेक्चर, तमाम सब्जेक्ट के नोट्स, गैस पेपर का सॉल्व, मॉडल पेपर का सॉल्व और सब कुछ, और ये फ़ीस पर ईयर है। ठीक है, अगर आपको तमाम सब्जेक्ट के सिर्फ नोट्स चाहिए तो उसकी फ़ीस है 500। ठीक है, जिसमें आपको तमाम चीज़ें इंशाल्लाह हम प्रोवाइड कर देंगे। तो इजी पैसा नंबर स्क्रीन पर आ रहा होगा, आप उसी पे कांटेक्ट कर सकते हो और उसी पे करके हमें बता सकते हो। इंशाल्लाह हम आपको चीज़ें प्रोवाइड कर देंगे। तो ग्रुप में ज़रूर ऐड हो जाना ताकि आपकी पढ़ाई और अच्छी चल सके। तो सबसे पहले पेज पे जो है हमें कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, फाउंडर ऑफ पाकिस्तान की तस्वीर दी हुई है, जो कि रेडियो पर जो है वो कौम से या ख़िताब कर रहे हैं या कुछ बात कर रहे हैं। तो याद रखना कि पहले के दौर में हमारे पास ये टीवी नहीं हुआ करता था। ये बिल्कुल स्टार्टिंग टाइम था जब टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ी में आगे आ रही थी। तो उस टाइम पे टीवी नहीं होता था, इसी तरह से जो है वो स्पीकर्स हुआ करते थे, रेडियो हुआ करता था कि फ्रीक्वेंसी पे हम बात किसी की सुन सकते थे। तो अब तो आपको पता है, आप तो बल्कि वीडियो कॉल ही कर सकते हो, बात क्या सुनना। तो अब जो है ना दौर इम्प्रूव कर गया है। अच्छा भाई, सबसे पहले मैं बता दूं, इस चैप्टर में कायद-ए-आज़म का इंट्रोडक्शन जो है वो बहुत कम है। ठीक है, क्योंकि ये चैप्टर उनकी स्पीच से रिलेटेड है। तो कायद-ए-आज़म का इंट्रोडक्शन भी आपको पता होना चाहिए कि वो कब जो है वो पैदा हुए, वो कहाँ पर जो है वो पैदा हुए, और उनका इंतकाल कब हुआ, और पाकिस्तान बनने के कितना बाद उनका इंतकाल हुआ। तो ये छोटी मोटी मालूमात आपके पास होनी चाहिए। तो ये पहला एंड है जो कि इस चैप्टर में नहीं बताया गया आपको। इस चैप्टर में कहीं नहीं लिखा हुआ कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना कहाँ पैदा हुए या उनका बैकग्राउंड क्या, ये कुछ नहीं बताया। लेकिन इसमें जो उन्होंने स्पीच दी थी ना पहली पाकिस्तान की असम्बली में, वो बताया गया। और ये चैप्टर इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि उन्होंने इसमें बताया था, यानी इस स्पीच में उन्होंने कहा था कि किस तरह से पाकिस्तान को आगे लेके जाना है, यानी कौन कौन सी बुराइयों पर काबू पाना है और किस तरह से पाकिस्तान को एक अजीम मुल्क बनाना है। तो आप लोग भी पूरा सुनना इस चैप्टर को ताकि आपको पता चल सके कि हमारे जो फाउंडर हैं या जो हमारे कायद-ए-आज़म हैं वो कैसा पाकिस्तान चाहते थे। अच्छा, अब देखो, आप लोगों को तो पता है कि सर ये क्या लिख दिया आपने गलत के 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान आज़ाद हुआ था। ये तो किसी भी बच्चे को पता है। तो जब पाकिस्तान बाद में आज़ाद हो रहा है तो असम्बली पहले कहाँ से आ गई? तो देखो, असम्बली पहले जो है वो वजूद में आ गई थी पाकिस्तान की। और जो पहला सेशन हुआ था ना, देखो इनैगुरेशन का मतलब क्या होता है या इनैगुरेट का मतलब क्या, इनैगुरल का मतलब क्या होता है? पहला, फर्स्ट। याद रखना, ठीक है। मैं और भी मीनिंग्स बताता रहूँगा। तो मैं फिर कह रहा हूँ, ये आप बहुत गौर से सुनना, बिल्कुल रटना नहीं है। हमने कुछ भी रट्टा नहीं लगाएंगे, कुछ भी जो है वो याद नहीं करेंगे। मेरे पास भी बुक हैगी तो सब कुछ समझेंगे इंशाल्लाह, पढ़ेंगे, सीखेंगे। ठीक है, तो इनैगुरल आपने सुना होगा ना, कहते होगा ना इनैगुरल ट्रायल है या यहाँ पर ये इनैगुरल ओपनिंग है। तो इसका मतलब होता है कि पहला रन या पहली बार कोई चीज़ करना। ठीक है, तो इनैगुरल सेशन ऑफ पाकिस्तान फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन असम्बली। मैं ये बातें इसलिए आपको पहले बता रहा हूँ क्योंकि ये अक्सर अल्फाज आएंगे, तो फिर आपको ये अल्फाज नहीं पता होंगे तो फिर ये बात समझ नहीं आएगी ये चैप्टर, तो इसलिए पहले बता रहा हूँ। इसके बाद फिर मैं चैप्टर स्टार्ट करता हूँ। तो ये मैं एक्स्ट्रा कुछ नहीं बता रहा हूँ, ये चैप्टर के बारे में ही बता रहा हूँ। अच्छा, सेशन का मतलब आपको पता है, इजलास ऑफ पाकिस्तान फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली। अच्छा देखो भाई, कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली क्या होती है? जहाँ पर आइन बनाया जाता है।
ठीक है। अब हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो है, यानी जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है, वो दो तरह की होती है, एक प्रोविंशियल होती है और एक जो है वो फेडरल होती है, और इसमें एक सेनेट भी आता है, तो वो सेनेट के ऊपर बाद में डिस्कशन करेंगे, पहले असेंबली पे डिस्कशन करते हैं। तो असेंबली में जो लोग बैठे होते हैं वो कहाँ से आते हैं? वो लोग, आप लोग ही उन्हें मुंतखब करते हो, यानी आप लोग वोट देते हो, फिर आपके इलाके में से बहुत सारे लोगों में से कोई एक जीतता है। अच्छा, वो पहले इलेक्शन में खड़े होते हैं, फिर इलेक्शन होता है, इलेक्शन में वो जीतते हैं, तो फिर उन्हें भेज दिया जाता है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, यानी वो असेंबली जो आइन बनाएगी, सिंपल समझ लो, जो कि कानून बनाएगी। ठीक है, आइन तो बन गया पाकिस्तान का, अब आइन में तरमीम कर सकते हैं और कानून बना सकते हैं नए नए, जिससे पाकिस्तान को और अच्छा चलाने में आसानी हो सके। अब कानून क्यों बनाया जाता है? फॉर एग्ज़ाम्पल, एक इंसान रॉन्ग वे जा रहा है, वो रोज़ रॉन्ग वे जाता है, उसके रॉन्ग वे जाने की वजह से लोगों के एक्सीडेंट होते हैं, क्योंकि लोग एकदम से जब वो रॉन्ग वे आता देखते हैं उसे, तो कोई गिर जाता है, कोई जो है वो फिसल जाता है, या किसी के जो है वो एक्सीडेंट हो जाता है, तो बहुत सारे लोगों का नुकसान होता है। तो अब जब हुकूमत देख रही है कि रॉन्ग वे जाने की वजह से नुकसान हो रहा है और लोगों की स्पीड कम हो रही है और लोगों को बहुत तकलीफ़ हो रही है, एक्सीडेंट हो रहा है, तो फिर हुकूमत कानून बना देगी। कानून कहाँ से बनेगा? इस असेंबली से। सारे मिलके बैठेंगे, जितने भी इलाके से, जितने भी मुल्क से जो हल्के थे, उधर से जो मुंतखब होकर लोग आए हैं, वो सब मिलके बैठेंगे एक जगह। और वो कहाँ पर बैठेंगे? असेंबली में बैठेंगे। ठीक है, उस जगह को असेंबली कहा जाता है, और कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए कहा जाता है क्योंकि वहाँ आइन और कानून बनता है। तो वो वहाँ बैठेंगे और कहेंगे कि भाई अब जो भी रॉन्ग वे जाएगा ना, या तो उसको 2 लाख रुपए का फ़ाइन हो जाएगा। मैं ये समझाने के लिए कह रहा हूँ, इतना नहीं होता, मैं समझ लो कानून बहुत सख्त बनाया जा रहा है। तो 2 लाख रुपए का या तो उसको फ़ाइन हो जाएगा, या फिर उसको 2 महीने की सज़ा हो जाएगी, 2 महीने की जेल हो जाएगी। तो अगर गलत करेंगे तो भाई जेल तो होगी, तो फिर वो इंसान दोबारा गलत नहीं करेगा, यानी वो दोबारा रॉन्ग वे नहीं जाएगा। तो समझ गए ना, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली यानी आइन बनाती है, कानून बनाने वाली असेंबली। तो पहली पाकिस्तान की असेंबली का जो काम था वो यही था कि उसने कानून बनाना था और इस मुल्क को अहसन तरीके से, अच्छे तरीके से जो है वो लेके चलना था। अच्छा, तो अब समझ में आ गया, मैं इसको पढ़ना शुरू करता हूँ, बाकी फिर मैं आगे ये जो लिखा हुआ है मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है। अच्छा, द कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना मेड प्रेसिडेंशियल एड्रेस। प्रेसिडेंशियल एड्रेस यानी वो जो है उसके उस इजलास की सदारत कर रहे थे और उसमें खिताब करते हैं वो। ठीक है, प्रेसिडेंशियल एड्रेस। अच्छा, कब दिया इन्होंने ये खिताब, यानी ये जो इन्होंने एड्रेस या खिताब कब किया? देखो भाई, जैसे जलसे में खिताब होता है वैसे असेंबली में भी खिताब किया जाता है, यानी एक इंसान खड़ा होता है, वो अपनी बात रखता है, अपनी बात कहता है, फिर दूसरा इंसान खड़ा होता है, अगर वो उसकी बात से हिमायत करता है तो वो उसको मान जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, इसको ऐसे समझ लो जल्दी से कि एक इंसान खड़ा हुआ असेंबली में, उसने बात करना शुरू की। ठीक है, बात करना, बाकी सब बैठ के सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे। ठीक है, बाकी सब ध्यान से सुनेंगे। अच्छा, जब ये बात कंप्लीट कर लेंगे तो फिर इनमें से किसी को इजाज़त दी जाएगी, फिर ये बोलेंगे तो बाकी सब सुनेंगे। असेंबली में हर कोई एक साथ नहीं बोलता, वरना तो फिर वो कुछ भी किसी को समझ नहीं आना कभी भी। ठीक है। अच्छा, तो याद रखना 11 अगस्त 1947 को ये जो इन्होंने प्रेसिडेंशियल एड्रेस किया था। ठीक है, एड्रेस का मतलब पता नहीं है, एड्रेस का मतलब है खिताब। यहाँ पर आप बोल रहे होगे प्रेसिडेंशियल एड्रेस, तो प्रेसिडेंशियल एड्रेस का मतलब है खिताब। टू द इनॉग्रेल सेशन ऑफ पाकिस्तान फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दैट वाज वन ऑफ द मोस्ट कॉन्सिक्वेंटल असर्शन ऑफ द हिस्ट्री ऑफ साउथ एशिया। अच्छा, देखो ये असेंबली जो थी ना, ये असेंबली कैसे बनी थी कि पाकिस्तान को आज़ाद कर दिया गया था, यानी पाकिस्तान अब एक इंडिपेंडेंट मुल्क बन गया था। सब कॉन्टिनेंट था हमारे पास, जिसमें बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान, ये सब एक साथ थे, और कश्मीर भी। ठीक है, सब साथ थे। तो फिर जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ, तो पाकिस्तान के आज़ाद होने पर यानी बांग्लादेश का इलाका, वो पहले बांग्लादेश हमारा एक सूबा हुआ करता था, और पाकिस्तान ये एक अलग मुल्क बन गए, यानी ईस्ट पाकिस्तान, साउथ पाकिस्तान मिलकर ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान, साउथ नहीं, ईस्ट और वेस्ट, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान मिलकर एक मुल्क बना जिसका नाम था पाकिस्तान। ठीक है, और ये मुल्क इस्लाम के नाम पे बन गया, और इंडिया, भारत, हिंदुस्तान वो अलग हो गया। तो जो मुसलमान थे वो पाकिस्तान को माइग्रेट कर गए, और जो हिंदू थे वो वहाँ पर रह गए। और कश्मीर का इलाका जो कि पाकिस्तान का हक था, जहाँ, क्योंकि देखो मेजॉरिटी के हिसाब से, जहाँ पर मेजॉरिटी थी लोगों की, वहाँ के हिसाब से बंटवारा हो रहा था। तो कश्मीर में मेजॉरिटी मुसलमानों की थी, लेकिन कश्मीर पाकिस्तान को नहीं दिया गया, उसके साथ जो है वो नाइंसाफ़ी की गई। लेकिन अभी भी ये मसला जो है वो हल तलब है।
तो यहाँ तक तो आपको बात समझ में आ गई, मैंने चीज़ें समझा दी। अब देखो आगे की तरफ चलते हैं, क्योंकि देखो ये पहला पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए मैं ज़्यादा अच्छा एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसको। दिस हिस्टोरिक स्पीच टेस्टिफाइज द कायद विजन ऑफ पाकिस्तान एंड ऑफ कोर्स इट रिमाइंड्स अबाउट द टीचिंग ऑफ द लास्ट होली प्रॉफिट खातमुन नबीयीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अच्छा देखो अब इसमें क्या बताया जा रहा है। देखो ये जो हमारा यहाँ पर इन्होंने जो स्पीच दी थी, इसके अंदर इन्होंने बताया था कि पाकिस्तान को आगे कैसे लेके चलना है, ठीक है। और साथ ही साथ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खातमुन नबीयीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जो टीचिंग्स थी, यानी जो उन्होंने हमें बताया था, उसके बारे में भी उन्होंने उधर बात की। क्योंकि देखो भाई, पाकिस्तान जब बना इस्लाम के नाम पे है, तो फिर इसको चलाना भी इस्लामी तरीके से होगा, तो इसीलिए उन्होंने यहाँ पर ये चीज़ें बताई। अच्छा अब देखो आगे क्या लिखा हुआ है, इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, हज़रत मोहम्मद द मैसेंजर ऑफ अल्लाह द लास्ट ऑफ द प्रॉफिट, ठीक है, पीस बी अपॉन हिम फैमिली एंड कंपेनियंस। अच्छा अब आगे देखो, आगे पढ़ते हैं हम क्या लिखा हुआ है, ऑल मैन आर इक्वल इन द आइज ऑफ गॉड, या आप लिख सकते हो आइज ऑफ अल्लाह। तो देखो यहाँ पर ये कहा उन्होंने कि तमाम ही इंसान अल्लाह ताला की नज़र में एक जैसे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हर इंसान का रुतबा जो है वो अल्लाह ताला की नज़र में एक जैसा है, यानी इंसानों के दरमियान कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, यानी कोई भी फ़र्क नहीं है। बस एक फ़र्क है कि जो जितना ज़्यादा परहेज़गार होगा या जो जितना ज़्यादा तकवे वाला होगा वो उतना ज़्यादा अच्छा होगा। अब तकवे वाले से क्या मुराद है कि तकवे वाले से ये मुराद होता है कि जो जितना ज़्यादा नेक होगा, यानी अल्लाह ताला के यहाँ अब अगर कोई इंसान अफजल बनना चाहता है तो उसे ज़्यादा नेक बनना होगा, ज़्यादा अच्छा बनना होगा, तो इस तरह वो दूसरों से अच्छा हो जाएगा। बाकी रंग, नस्ल, ज़ुबान, मुल्क, शहर, गांव, देहात, किसी पर भी कोई फोकियत नहीं है, सिर्फ़ बर्तरी की बुनियाद तकवा है, ठीक है। तो ये बात यहाँ पर जो है वो बताई गई थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपने याद रखनी है, क्योंकि ये पूछी जा सकती है। अच्छा अब कायदे आज़म आगे क्या बात करते हैं, कायदे आज़म मुखातिब करते हैं। देखो जब भी खिताब किया जाता है तो पहले मुखातिब किया जाता है, ऐसा नहीं कि आए और बस जो था बोला, नहीं, पहले मुखातिब करो। जैसे मैं आपको मुखातिब करता हूँ ना कि अस्सलामु अलैकुम, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, यानी आप लोगों को मुखातिब कर लेता हूँ कि आप मेरी बात सुन लें ज़रा। तो इसी तरह उन्होंने पहले मुखातिब किया, मुखातिब करके क्या कहा, मिस्टर प्रेसिडेंट, लेडीज़ एंड जेंटलमैन। देखो वहाँ प्रेसिडेंट यानी उस असम्बली के स्पीकर भी होंगे, लेडीज़ भी होंगी, जेंटलमैन यानी मर्द भी होंगे। ऑर्डली थैंक यू विद द आउटमोस्ट सिंसियरिटी फॉर द ऑनर्स यू हैव कन्फर्म अपॉन मी। I sincerely hope that with your support and your cooperation, we shall make this Constituent Assembly an example to the world. The Constituent Assembly has got two main functions to perform. The first is the very onerous and responsible task for framing our future Constitution of Pakistan, and the second of functioning as a full and complete sovereign body as the Federal Legislature of Pakistan. अच्छा देखो, वो कहते हैं कि सबसे पहले तो वो शुक्रिया अदा करते हैं वहाँ जो लोग मौजूद हैं कि भाई आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने जो है वो मुझे बोलने का मौका दिया। अच्छा फिर वो कहते हैं कि आप लोगों के साथ मिलकर और आप लोगों का अगर साथ रहा तो हम जो है वो आगे बढ़ेंगे। फिर वो कहते हैं कि ये जो असम्बली है, यानी ये जो असम्बली जिसमें मैं खिताब कर रहा हूँ, इसने दो काम करने हैं शुरुआती टाइम में। देखो वैसे तो असम्बली ने बहुत सारे काम करने हैं, लेकिन उस टाइम पे जब ये कायदे-ए-आज़म खिताब कर रहे थे शुरुआती उस टाइम पर, तो उन्होंने कहा कि इस असम्बली ने दो बुनियादी काम करने हैं। एक तो पाकिस्तान का आइन बनाना है सबसे पहला, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रिस्पॉन्सिबल टास्क ऑफ फ्रेमिंग आवर फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन मतलब आइन ऑफ पाकिस्तान। और दूसरा कि पाकिस्तान का जो खुद मुख्तारी है या पाकिस्तान की जो इज़्ज़त है खुद मुख्तारी, उसको बरकरार रखना है। सोवियन का मतलब होता है यहाँ पर खुद मुख्तारी या फरमा रवा या उसकी जो इज़्ज़त है उसको बरकरार रखना है, ठीक है। तो ये दो काम जो है वो इस असम्बली ने करने हैं। देखो अगर असम्बली अच्छे कानून बनाएगी जिससे लोगों को फ़ायदे होंगे तो फिर पाकिस्तान की इज़्ज़त ही बढ़ेगी ना, उसकी जो है वो उसका जो मुकाम है दुनिया में वो बढ़ेगा, उसका जो रुतबा है पाकिस्तान का वो बढ़ेगा। तो अगर पाकिस्तान चाहता है कि वो तरक्की याफ्ता मुल्क बने तो पहले उसके लोग तरक्की याफ्ता बनेंगे, यानी पहले लोग तरक्की करेंगे तो फिर पाकिस्तान तरक्की करेगा, क्योंकि मुल्क लोगों से बनता है। तो अगर लोग अमीर होंगे तो मुल्क अमीर होगा, ठीक है। तो ये जो दो काम थे यहाँ पर हमने पढ़ लिए कि इसमें दो काम क्या थे, एक आइन बनाना और दूसरा मुल्क की खुद मुख्तारी और मुल्क की जो बागडोर है या जो उसकी इज़्ज़त है उसको बरकरार रखना, ठीक है। अच्छा उसके बाद यहाँ पर कुछ वो और भी बताते हैं, मैं वो भी बता देता हूँ।
शुरुआती टाइम पे जो पाकिस्तान का आइन था उसको उस पर काम करना शुरू कर दिया गया, यानी उसका आइन बनाना शुरू कर उस पर पाकिस्तान का आइन बनाना शुरू कर दिया गया ताकि इस मुल्क को चलाया जा सके, एक निज़ाम बनाया जा सके। देखो आइन में चीज़ें बताई जाती हैं कि मुल्क का वज़ीर आज़म कैसे होगा, कैसे बनेगा, कोई सदर कैसे बनेगा और मुल्क का निज़ाम कैसे चलेगा, कौन कौन से इदारे मुल्क में होंगे, कौन कौन सा इदारा क्या काम करेगा, तो ये सब कुछ आइन में बताया जाता है। तो आगे वो क्या कहते हैं, आगे भी पढ़ देता हूँ, आगे भी इसी से मिलती जुलती बात जो है वो करते हैं, ठीक है। आगे देख लें क्या लिखा हुआ है। वी हैव टू डू द बेस्ट वी कैन इन अडॉप्टिंग अ प्रोविंशनल कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द फेडरल लेजिस्लेचर ऑफ पाकिस्तान। तो शुरुआती टाइम पे जो है वो पाकिस्तान का आइन और उसके ऊपर काम जो है वो शुरू कर दिया गया। अच्छा, और पाकिस्तान की लेजिस्लेचर असम्बली का मतलब है आइन बनाने वाली असम्बली, इसका भी यही मतलब रहेगा, ठीक है। जैसे कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली का मतलब है आइन बनाने वाली असम्बली, तो लेजिस्लेचर उसका मतलब ये होता है कानून बनाना, उसकी असम्बली, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ यहाँ देख लो कि जो पाकिस्तान का वर्ड है ना, यानी ये पाकिस्तान का जो नाम है, ये किसने सजेस्ट किया था पॉइंट, तो ये किया था चौधरी रहमत अली, ठीक है, चौधरी रहमत अली, तो इनका नाम ये लिखा हुआ है। अच्छा देखो, इसमें यहाँ पे बताया जा रहा है कि फिर वो क्या बात करते हैं, फिर वो कहते हैं कि जो पाकिस्तान का बनना है ना, ये इसीलिए भी ज़रूरी था, और मैं इसको थोड़ा सा ना समराइज़ करके बता रहा हूँ, वर्ड टू वर्ड नहीं बता रहा, लेकिन समराइज़ ताकि आपको समझ में आए कि पाकिस्तान का जो बनना था वो उसकी वजह ये बनी कि भाई देखो मुख्तलिफ जो है वो मज़हब वाले साथ मिल के रह रहे थे, जिससे वो साथ नहीं रह पा रहे थे, तो इसीलिए पाकिस्तान अलग हो गया और इंडिया अलग हो गया। तो पाकिस्तान का बनना एक बहुत ही बड़ी नेमत है हमारे लिए, ठीक है। अब आगे आओ पढ़ते हैं, तो जल्दी जल्दी करता हूँ ताकि आप लोगों को समझ भी आए और हम आगे भी पढ़ते चले। डीलिंग विद आवर फर्स्ट फंक्शन, द फर्स्ट एंड द foremost things that I would like to emphasize is this: remember that you are now a sovereign legislative body and you have got all the powers। अच्छा, अब इन्होंने क्या कहा, इन्होंने ये बताया कि देखो आप लोग काबिले एहतराम हो, यानी जो उस असम्बली में लोग बैठे हुए हैं वो काबिले एहतराम है और वो एक ख़ुद मुख्तार मुल्क के असम्बली के मेंबर हैं, ये बात उन्होंने करी। और उन्होंने कहा कि आप पे बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारी आती है, क्यों, क्योंकि आपके पास बहुत ज़्यादा पावर्स हैं। कैसे? आप कोई भी कानून बना सकते हो, आप कोई भी कानून ख़त्म कर सकते हो, आप लोगों की बेहतरी के लिए काम कर सकते हो, आप उनके फ़ायदे के काम कर सकते हो। तो इसीलिए आप लोगों के पास बहुत पावर है, आपके पास पुलिस है, आपके पास फ़ौज है, आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आप लोगों ने इस मुल्क के लिए और इस आवाम के लिए अच्छी तरह काम करना है। तो यहाँ पर बेसिकली जो असम्बली में बैठे हुए लोग थे ना, कायदे आज़म उनको बता रहे थे कि भाई आपकी कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, ठीक है। अच्छा, तो बाकी इसमें भी यही लिखा हुआ है कि आपने लॉ बनाना है, गवर्नमेंट के निज़ाम को अच्छी तरह चलाना है। मैं आगे इंग्लिश में नहीं पढ़ रहा हूँ क्योंकि आप लोग फिर थोड़ा बोर हो गए, तो इसलिए मैं थोड़ा उर्दू में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो फिर वो कहते हैं कि आपने लॉ बनाना है, इस मुल्क के निज़ाम को चलाना है और इस मुल्क को अहसन तरीके से, यानी अच्छे तरीके से आगे लेके बढ़ना है ताकि इस मुल्क की आवाम का भला हो सके। अच्छा, तो सेकंड चीज़ क्या बताते हैं वो, द सेकंड थिंग दैट अकर टू मी इज़ दिस: वन ऑफ द बिगेस्ट सोर्सेज फ्रॉम विच इंडिया इज़ सफरिंग इन ब्रेवरी एंड करप्शन। अच्छा, अब वो बात करते हैं करप्शन पर और साथ ही साथ रिश्वतखोरी पर। देखो, करप्शन और रिश्वतखोरी किसी भी मुल्क को बर्बाद करने के लिए काफ़ी है। अब क्या होता है कि जब करप्शन होती है, रिश्वतखोरी होती है, तो इससे ये होता है कि जो लोग अहल होते हैं वो पीछे रह जाते हैं और जो लोग ना अहल होते हैं वो करप्शन देकर आगे आ करप्शन करवा कर आगे आ जाते हैं। तो वो कहते हैं कि इंडिया और इंडिया का मतलब पहले जो इंडिया था जिसमें पाकिस्तान भी शामिल था, तो इसका एक बड़ा मसला ये था कि करप्शन बहुत ज़्यादा थी, तो जिसकी वजह से गरीब मुल्क और गरीब होता जा रहा था, क्योंकि जो लोग करप्शन करते हैं फिर वो उस पैसे को इधर उधर लगा देते हैं, तो इससे जो आवाम तक जाना होता है वो नहीं जा पाता, तो गरीब मुल्क और गरीब होता जाएगा। तो करप्शन इंडिया का भी बड़ा मसला था, अब पाकिस्तान का भी ये बड़ा मसला रहेगा और वैसा ही हुआ। करप्शन और जो ब्राइब है ये आगे जाकर बड़ा मसला बना। करप्शन का तो आपको पता है, रिश्वत लेना, बदनवानी। ब्राइबरी का मतलब होता है रिश्वत लेना देना करना, ठीक है। अब आ जाओ ब्लैक मार्केटिंग के ऊपर बात करते हैं। ब्लैक मार्केटिंग मैंने अगला ही लिखा है इसमें ना। करप्शन का भी याद रखना, ठीक है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि पाकिस्तान के बड़े ही मसले में से ये एक मसला है।
अच्छा, अब बात करते हैं उसके बाद वो बात करते हैं अपना ब्लैक मार्केटिंग। अब ब्लैक मार्केटिंग क्या है? कोई चीज़ जिस पे आपने टैक्स देना था लेकिन नहीं दिया, आपने ऐसी बेच दी, तो ये ब्लैक मार्केटिंग में आ जाता है। फॉर एग्जांपल काला बाज़ारी भी इसे कहते हैं। फॉर एग्जांपल आपने हुकूमत को आटे के 10 किलो के बोरे पर, जब आप उस 10 किलो के बोरों को बेचोगे तो आपने हुकूमत को 200 रुपये देने थे। आपने क्या किया, आपने उस आटे को 10 किलो के आटे को छुप के बेच दिया। आपने हुकूमत को बताया ही नहीं कि वो बेचा, आपने छुप के किसी को बेच दिया, किसी दूसरे मुल्क में बेच दिया ले जाके आटा। तो फिर अब हुकूमत को टैक्स नहीं मिला, तो हुकूमत को नुकसान हुआ। हुकूमत को नुकसान हुआ तो मुल्क को नुकसान हुआ, मुल्क को नुकसान हुआ तो लोगों को नुकसान हुआ। तो इस चीज़ को कहते हैं ब्लैक मार्केटिंग। स्मगलिंग भी कहा जाता है इसे। स्मगलिंग होती है ब्लैक मार्केटिंग से। अब देखो क्या लिखते हैं, और ब्लैक मार्केटिंग बड़ा प्रॉब्लम रहा पाकिस्तान का। क्यों? क्योंकि देखो अनाज, जेवरात, कपड़ा बगैर टैक्स दिए इधर से उधर बेच दिया गया, किसी और मुल्कों में बेच दिया गया, किसी और को बेच दिया गया। ठीक है, अब जब ऐसा होता है ना, ब्लैक मार्केटिंग होती है, तो फिर जिस मुल्क में लोगों को ज़रूरत होती है, जिस मुल्क में ये चीज़ें उगती हैं, उस मुल्क में कमी हो जाती है। फॉर एग्जांपल आपके पास 6 रोटी थी, 8 कर लो क्योंकि 4 लोग हैं ना, 8। आपने क्या किया, आपने 4 रोटी ब्लैक मार्केट कर दी, ब्लैक मार्केट कर दी, BM लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, ब्लैक मार्केट। तो बची कितनी रोटियाँ? सिर्फ 4 बची, टोटल थी 8। 4 आपने ब्लैक मार्केट कर दी और 4 आपने मुल्क के लिए छोड़ दी। अब आप खुद बताओ, क्या एक एक रोटी में इन सबका पेट भर जाएगा? नहीं भरेगा। अगर ये 4 रोटी ब्लैक मार्केट नहीं की जाती तो 8 रोटियाँ बचती, हर एक को 2-2 मिल जाती, तो हर किसी का पेट बढ़ जाता। तो ये होता ब्लैक मार्केट से, ब्लैक मार्केटिंग से। बाज़ाहिर तो बहुत बड़े लेवल पे हो रही होती है, लेकिन चीज़ों की कमी होने लग जाती है मुल्क में, और उसी मुल्क में जिसकी खुद की चीज़ होती है उसको कम मिल जाती है। तो ये बड़ा मसला होता है। ठीक है, तो उसके ऊपर इन्होंने पूरे यहाँ ब्लैक मार्केट पे बात की, तो मैं इसको थोड़ा सा पढ़ भी देता हूँ। ब्लैक मार्केटिंग इज़ अनदर कोर्स। वेल आई नो डैट ब्लैक मार्केटिंग आर फ्रीक्वेंटली कॉट एंड पनिश्ड. नाउ यू हैव टू टैकल दिस मॉन्स्टर विच टुडे इज़ अ colossal crime against society in our distressed conditions. तो देखो वो कहते हैं कि ब्लैक मार्केटिंग तो भाई बड़ा मसला है, और मुझे पता है कि अक्सर और जो है तात्तुल से या हर बार ऐसा हो रहा है कि ब्लैक मार्केटिंग करने वालों को सज़ा दी जा रही है और उनके खिलाफ़ कार्रवाई हो रही है, लेकिन फिर भी ब्लैक मार्केटिंग की वजह से मुल्क में बड़ा नुकसान हो रहा है, लोगों को चीज़ें कम मिल रही हैं, चीज़ें महंगी हो रही हैं। क्योंकि देखो अब 4 रोटी हैं, अब इसको 4 क्या मैं 2 कर देता हूँ, 6 ब्लैक मार्केट हो गई, 6 ब्लैक मार्केट हो गए, सिर्फ 2 बच गई। तो अब सोचो 4 लोग हैं, 2 रोटी हैं, तो एक रोटी कितने की बिकेगी? हज़ारों रुपए की बिकेगी एक रोटी, क्योंकि लोग इतने ज़्यादा हैं और सबको आधी आधी रोटी मिलेगी 4 लोगों में अगर बांटते हैं तो ये बड़ा ध्यान रखना होता है। अच्छा, अब आगे क्या कहते हैं कायदे आज़म। नाउ इफ़ वी वांट टू मेक द ग्रेट स्टेट ऑफ पाकिस्तान हैप्पी एंड प्रोग्रेसिव वी शुड होली एंड सोलली, देखो स्लोली नहीं लिखा हुआ है, सोलोली लिखा हुआ है, ठीक है, सोलोली। तो सोलोली का मतलब होता है अकेले, ठीक है। तो अकेले और पूरे सब मिलकर, यानी देखो हमें अकेले भी मेहनत करनी चाहिए और सबके साथ मिल के भी मेहनत करनी चाहिए। अब इस तरह से समझ लो कि आपने एक एक्सरसाइज खुद करी, दूसरी एक्सरसाइज आपने सबके साथ मिल के करी, तो इस तरह से प्रोग्रेस होती है। concentrated on the well-being of the people and especially of the masses and the poor. अब वो यहाँ कहते हैं कि हमने जो है ना काम करना है, इस पैराग्राफ में कहते हैं हमने काम करना है पुअर लोगों के लिए, यानी जो गरीब हैं, जिनके पास कुछ नहीं है या जो बहुत पिछड़े में यानी जो पीछे रह गए हैं, जिनको वसाइल नहीं मिल पाए, जिनके पास कम वसाइल है, उन लोगों के लिए मेहनत करनी है ताकि पूरा मुल्क एक साथ तरक्की करे। अब ऐसा होगा, ये चारों लोग मुल्क बना रहे हैं एक, ठीक है, फॉर एग्जांपल कोई भी मुल्क है इनका, ये 2 लोग तरक्की कर जाएं, ये 2 लोग तरक्की ना करें तो क्या मुल्क तरक्की करेगा? नहीं। अगर ये सब लोग बराबरी से तरक्की करें, ये भी बराबरी से तरक्की करे, ये भी बराबरी से, ये भी बराबरी से, ये भी बराबरी से, तो मुल्क आपका फिर तरक्की करेगा, क्योंकि सबके पास अच्छे घर होंगे, अच्छा रहना सहना होगा, फिर मुल्क तरक्की करेगा। तो उसमें ये यही बात बताते हैं। अच्छा, वो कहते हैं यहाँ पर बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, मैं थोड़ा सा नीचे की तरफ पढ़ता हूँ, नीचे आ जाता हूँ।
If you change your past and work together in the spirit that every one of you, no matter to what community, color, state, caste or creed he she belong to in first, second and last, a citizen of these state with equal rights, privileges and obligations, we should begin to work in the spirit and in uh, course of time all these and एंगुलरिटीज़ ऑफ द मेजॉरिटी एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज़। अब वो बात क्या करते हैं भाई, देखो वो कहते हैं कि आप किसी भी मज़हब से हो, किसी भी ज़ात से हो, किसी भी फ़िरके से हो। देखो यहाँ जो वर्ड लिखा हुआ है ना क्रीड, इसका मतलब होता है फ़िरका। तो किसी भी ज़ात से हो, कोई भी ज़ुबान बोलते हो, कहीं भी रहते हो, इससे जो हुकूमत है या जो स्टेट है उसका कुछ लेना देना नहीं है। आप लोग मुल्क के शहरी हो, तो आप सब ने मिलकर मेहनत करनी है, अपने माजी को भुला देना है, जो माजी में हो गया वो भुलाना है, उसको पीछे छोड़ देना है, अपने फ्यूचर को आज से अच्छा करना शुरू कर देना है मेहनत करके। ये बहुत ज़बरदस्त बात कही उन्होंने। अब आगे देखो क्या कहते हैं, नो पावर कैन होल्ड अनदर नेशन इन सब्जेक्शन। तो कोई भी दूसरा मुल्क किसी दूसरे मुल्क को पावर की बुनियाद पर ग़ुलाम नहीं बना सकता। फॉर एग्ज़ाम्पल एक कंट्री है ए, ठीक है, ए कंट्री है, और एक कंट्री है बी। तो ये कंट्री, इसके पास बहुत ज़्यादा मिलिट्री पावर है, तो ये इसको अपना कैदी बना लेती है। तो एक दिन आएगा कि ये बी कंट्री भी हमला कर देगी ए पर, तो फिर अपनी आज़ादी के लिए लड़ेगी, और फिर एक दिन ऐसा आएगा कि ये आज़ाद हो जाएंगे, तो ए कंट्री बी पर अपना कब्ज़ा नहीं कर पाएगी। तो यही बात कहते हैं कि भाई कोई कंट्री किसी दूसरी कंट्री पर पावर की बिना पर, यानी ज़ोर ज़बरदस्ती अपना कब्ज़ा नहीं रख सकती। आई डू नॉट विश टू मेक अप एनी मोर, अच्छा ऊपर वाला है, therefore we just learn a lesson from these, you are free to go to, ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, you are free to go to your temple, you are free to go to your mosque or to any other place of worship in this state of Pakistan. You may belong to any religious or caste or creed, that has nothing to do with the business of the state. We are starting in the days when there is no discrimination, no distinction between one community and another, no discrimination between one caste or creed and another. We are starting with this fundamental principle that we all are citizens and equal citizens of one state. बहुत इंपॉर्टेंट बात। वो कहते हैं कि भाई तुम किसी भी फ़िरके से हो, कहीं से भी हो, तुम जो है वो आज़ाद हो, अपने मस्जिद में जाके इबादत कर सकते हो, अपने टेंपल में और अपने दूसरी इबादत गाहों में जाकर इबादत कर सकते हो। तुम किसी भी फ़िरके से हो, किसी भी मज़हब से हो, इसका हुकूमत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। हम सब जो हैं वो हुकूमत की नज़र में एक हैं, हम सबको बराबर राइट्स मिलेंगे हुकूमत की नज़र में। किसी भी कबीले को ज़्यादा राइट या किसी भी कबीले को कम राइट नहीं मिलेंगे, सब बराबर होंगे। अगर 100 रुपये हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल 100 रुपये हैं और 4 कबीले हैं और ये चारों कबीलों के लोग हैं, सरदार हैं, तो हर किसी को 100 रुपये नहीं रखो, 80 रुपये रख लो, फिर 100 रुपये में ना कैलकुलेशन मुश्किल हो जाएगी। तो हर किसी को 20-20 रुपये मिलेंगे अपने कबीले को आगे बढ़ाने के लिए। हाँ, अगर ऐसा होता है कि एक कबीला अमीर है, उसको इतने पैसों की ज़रूरत नहीं है, दूसरा गरीब है, तो ये अपने 10 रुपये इस गरीब कबीले को दे सकता है अपनी खुद की विल से, यानी अपनी खुद की चाहत से, ताकि ये कबीला जो पीछे रह गया ये भी आगे आ जाए। तो हुकूमत का इसमें कोई भी मामला नहीं होगा कि कोई किसी भी कबीले से है, सब बराबर होंगे। जो भी हुकूमत के वसाइल होंगे, जो भी हुकूमत की चीज़ होंगी, वो सब में बराबर बटेंगी, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी। आज के दिन से हम स्टार्ट करते हैं, हम सब बराबर होंगे आज से। अब आगे कहते हैं, लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आई डू नॉट विश टू टेक अप एनी मोर और योर, ये बड़ा ज़बरदस्त बात करते हैं, मोर ऑफ़ योर टाइम एंड थैंक यू अगेन फॉर द ऑनर यू हैव टू डन टू मी। I shall always be guided by the principle of justice and fair play without any political language, prejudice or ill will. My guiding principle will be justice and complete impartiality. वो कहता है कि जो चीज़ मुझे रहनुमाई करेगी वो ये है कि मुल्क में इंसाफ होना चाहिए और किस्म की किसी की साइड नहीं लेनी, मतलब इम्पार्शल रहना है, पार्शल नहीं होना। इम्पार्शल का मतलब होता है कि जैसे मेरे 2 स्टूडेंट हैं, चलो 4 हैं, अब देखो ये इससे बात समझ आ जाएगी। मेरे 4 स्टूडेंट हैं, तो मैं क्या करता हूँ, एक नंबर मैंने अपनी मर्ज़ी से देने हैं,
तो मैं एक को दे देता हूँ 100 में से 100, एक को सिर्फ 10 देता हूँ, एक को फेल कर देता हूँ, एक को 80 दे देता हूँ। जबकि सबके नंबर बराबर आने चाहिए थे, क्योंकि सब ने सारे MCQ सही करे थे। लेकिन मैंने जानबूझ के नंबर अलग अलग दिए। क्यों? क्योंकि मैंने कुछ स्टूडेंट्स की साइट ली, कुछ की साइट नहीं ली। अगर मैं इम्पार्शियल होता, यानी साइट नहीं लेता, तो इसको भी 100 नंबर मिलते, इसको भी 100, इसको भी 100, इसको भी 100। हाँ, अगर इन सब ने सारे MCQ सही किए होते, और अभी सब ने सही किए हैं, तो ये होता है हुकूमत का काम कि किसी की भी साइट ना लें, बल्कि सबके साथ इंसाफ करें। तो वो यही कहते हैं कि भाई हमने जो है वो एक दूसरे के साथ इंसाफ रखना है, इस मुल्क में इंसाफ चलेगा, कोई किसी की साइड नहीं लेगा, कानून की नज़र में सब बराबर होंगे और सबको जो है वो साथ लेके चला जाएगा। और बहुत ज़बरदस्त बात है ये। और ये भी कहते हैं कि मैं आप लोगों का ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, क्योंकि भाई आप लोग भी बिजी लोग हैं। एंड आई एम श्योर डैट विथ योर सपोर्ट एंड कोऑपरेशन आई कैन टुक फॉरवर्ड टू पाकिस्तान बिकमिंग वन ऑफ द ग्रेटेस्ट नेशन ऑफ द वर्ल्ड इंशाल्लाह। देखो भाई, कहते हैं कि आप लोगों की सपोर्ट से, आप लोगों के साथ से मैं इंशाल्लाह पाकिस्तान आगे बढ़ेगा और हम पाकिस्तान को आगे लेके जाएंगे, मैं पाकिस्तान को आगे लेके जाऊंगा। तो आज भी कायद-ए-आज़म के ये जो उसूल हैं, ये जो बातें हैं, इंतज़ार कर रही हैं हमारा कि कब हम इस पे अमल करेंगे। आखिर कब तक हम अपने ख़ुद के उसूल बनाएंगे, उसको अप्लाई करेंगे, फिर उसको खुद ही तोड़ेंगे और कुछ भी नहीं होगा आखिर में। तो कायद-ए-आज़म के ये जो उसूल हैं, ये हमेशा कायम आने वाले हैं। करप्शन ख़त्म हो, ये तो हमेशा के लिए रहेगा। मुल्क में इंसाफ हो, ये तो हमेशा के लिए रहेगा। किसी की साइड कोई ना ले, इंसाफ से फ़ैसला हो, ये हमेशा से रहेगा। तो हमें इन उसूलों को अपनाना होगा। आप लोग आने वाले वक्त में बड़े बड़े ओहदों पे जाओगे, आप ही लोग फ्यूचर हो, कोई और तो नहीं आएगा बाहर मुल्क से इस मुल्क का फ्यूचर बनने। आप ही लोग बनोगे पाकिस्तान के वज़ीर आज़म, सदर, और बड़े बड़े जज बनोगे, वकील बनोगे, डॉक्टर, इंजीनियर बनोगे, और बहुत से ओहदे लोगे आप लोग अपनी ज़िंदगी में। CSS करोगे, IAS करोगे, बहुत कुछ। IAS नहीं, CSS, ठीक है, वो IAS इंडिया का होता है। तो बहुत सारा काम जो है वो आप करोगे इस मुल्क के लिए। तो जब भी आपको कोई ओहदा मिले, तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपने मुल्क के कानून के मुताबिक फ़ैसले करने हैं। मतलब आपको लग रहा है दिल से ये अच्छा है, लेकिन आइन कह रहा है कि अगर इसके ख़िलाफ़ कुछ सबूत हैं तो ये अच्छा नहीं है, तो आपने आइन के मुताबिक, कानून के मुताबिक फ़ैसले करने हैं। तो मुल्क चलता है कानून के मुताबिक, आइन के मुताबिक, और जहाँ पर मुल्क कानून और आइन के मुताबिक चलाया जाता है, फिर तरक्की उस मुल्क का मुकद्दर होती है और फ्यूचर होती है। तो मैं दुआ करूँगा आपको मेरी बात समझ में आई होगी। अब यहाँ पे कुछ वर्ड लिखे थे मैंने, एक लिखा था नेपोटिज़म और एक लिखा था जॉबरी। अच्छा, ये तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया ना, कंप्लीट इम्पार्शलिटी और जस्टिस। अच्छा, ये जॉबरी क्या होता है? जॉब नहीं होता इसका मतलब, इसका मतलब होता है दलाली। मतलब पैसे लेकर किसी की सिफारिश करवा कर कुछ करवा देना, ये होता है इसका मतलब। और नेपोटिज़म का मतलब क्या होता है? अपने घर वालों को आगे प्रमोट करना। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये मेरा भाई है तो इसलिए ये आगे जाएगा, तो ये सही तरीका नहीं होता। अगर आप काबिल हो, चाहे आप मेरे भाई नहीं हो, ना ही दोस्त हो, कोई अजनबी हो, लेकिन काबिल हो, तो आपका हक बनता है मेरी जगह आकर यहाँ पढ़ाना। अब मैं ऐसा तो नहीं करूँगा कि मेरा भाई है, चाहे उसने, इसको समझा देता हूँ सीधी तरह, मेरा भाई है, उसने मैट्रिक भी नहीं करा, ठीक है, वो बहुत कम पढ़ा हुआ है, उसको कुछ नहीं आता, लेकिन वो मेरा भाई है, उसको ये एडवांटेज है, तो मैं उसको बोलूँ कि तुम पढ़ाना शुरू कर दो, जो भी है बोलना, व्यू आएंगे, बस हो जाएगा काम। तो ये गलत है। यहाँ पर वही आएगा जो पढ़ा लिखा होगा। हाँ, अगर अब वो मेरा भाई ही है, पढ़ा लिखा है, मेरिट पर है, तो वो भी आगे आ सकता है, तो फिर वो नेपोटिज़म में नहीं आएगा। नेपोटिज़म का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ भाइयों को आगे लाना, चाहे वो मेरिट पर हो या अनमेरिट पर हो, नहीं, मेरिट के बगैर आगे लेकर आना, ये नेपोटिज़म में जाता है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ मेरी बात अच्छी समझ आ गई होगी। मैंने अपनी पूरी कोशिश करी अच्छा एक्सप्लेन करने की, लेकिन हो सकता है मुझसे कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा गलतियाँ हुई हों, तो आप लोग जो है वो उसको नज़रअंदाज करना और इस चैप्टर को एक बार पढ़ लेना। जो मैंने एक्सप्लेन किया है उसी को दिमाग में रखकर चैप्टर को पढ़ोगे ना, तो सारी चीज़ें खुद भी समझ जाओगे, और अब तो समझ भी गए होगे। अब इसके बाद जो वीडियो आएगी ना, ये पॉइंट ज़रूर लिखना, इसके बाद जो वीडियो आएगी ना, वो आएगी आपके लिए एक्सरसाइजेज़ की। तो उम्मीद करता हूँ मेरी बात समझ में आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अपनी कीमती दुआओं में